बस्तियों का बस्तियों का वास्तविक संस्थापक, क्योंकि अभी तो फ्रांसीसी थोड़ा सा कमजोर हुए थे ना, डचों ने उनको हरा दिया। इसकी हेल्प से गोलकुंडा के शासक जिनसे उन्होंने परमिशन ली थी, रियल फाउंडर ऑफ रियल फाउंडर ऑफ रियल फाउंडर ऑफ फ्रेंच सेटलमेंट्स सेटलमेंट ठीक है। अब यही फ्रैंको मार्टिन है जिसके बारे में एक बात और लिखना। क्या किया, नोट करना, लिखना। फ्रैंको मार्टिन ने फ्रैंको मार्टिन ने 1674 में 1674 में पांडिचेरी की स्थापना की। पांडिचेरी की स्थापना, जिसको आज आप पुडुचेरी के नाम से जानते हैं, स्थापना मार्टिन मार्टिन इस्टैब्लिश पांडिचेरी पांडिचेरी इन 1674 में। और ये हुआ कैसे? दरअसल में इस समय जो पांडिचेरी के पास में जो सूबेदार हुआ करता था, उस सूबेदार का नाम था शेर खां लोदी। तो ये शेर खां लोदी से मुलाकात करता है और वहां पर एक गांव था वालीकोंडपुरम। ये जो पुडुचेरी जो आपका पांडिचेरी बसाया गया, वालीकोंडपुरम गांव पर बसाया गया। तो उसने उस गांव की जागीरदारी उससे ली और रिक्वेस्ट मोड पर ली, क्योंकि वो समझ चुके थे कि भाई अभी टकराने की स्थिति नहीं है। ठीक है, अभी हम फ्रांसीसी उतने मजबूत नहीं हुए हैं, हालांकि वो उतने मजबूत कभी भी नहीं हुए। बस एक समय आएगा 1750 का, जिसको आप कल जानोगे। 1750 के टाइम पर फ्रांसीसियों की शक्ति जो है वो चरम पर पहुंचेगी। तो धीरे धीरे आप जानोगे कैसे पहुंचेगी। अभी तो हम इनका शुरुआती जर्नी जान रहे हैं कि कैसे आए। तो पांडिचेरी की स्थापना की, और यहाँ पर लिख लेना, यहीं किनारे पर कहीं पर क्या बताया मैंने आपको, वालीकोंडपुरम गांव। कई बार पूछ लिया जाता है कि पांडिचेरी की जो स्थापना हुई थी वो किस गांव से, वालीकोंडपुरम गांव, शेर खां शेर खां लोदी, जो क्या था यहाँ पर एक सूबेदार था, स्थानीय सूबेदार, से प्राप्त किया। लिख लेना इसमें। और जैसे ही इसने ये गांव इनको दिया, तो इन्होंने अपना एक किला बनाया था उस समय पे फ्रांसीसियों ने 1674 में, क्योंकि जितने भी आपका व्यापार के लिए लोग आए, तो उनको पता था कि भाई भविष्य में हम लोगों को सैनिक कार्यवाहियां करनी है। तो अपने सैनिकों को रखने के लिए, या कोई और आक्रमण करे, जैसे अभी डचों ने कर दिया इनके ऊपर या गोलकुंडा के शासक ने कर दिया, तो इनको समझ में आया कि भाई अपना एक फोर्ट भी होना चाहिए, ताकि हम युद्ध के समय पर, आप आगे जानोगे, कल भी आप जानोगे, सेंट डेविड के किले में अंग्रेज घुस जाएंगे आपका, खुद को छिपाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, और फ्रांसीसी उस किले को घेरे रहेंगे। तो कई बार क्या होता था, किले में ये लोग खुद को सुरक्षित कर लेते थे, किले के दरवाजे बंद कर लेते थे कि ठीक है अब कार्रवाई तुम करते रहो। ओके, तो क्या बोलेंगे, फ्रैंको मार्टिन ने आपका यहाँ पर पांडिचेरी की स्थापना की, और पांडिचेरी में ही उन्होंने एक किला बनाया था, यहाँ पर एक फोर्ट बनाया था। लिख लेना उसका नाम क्या है, उसका नाम है फोर्ट लुई। फोर्ट लुई, फोर्ट लुई। और आराम से ये लोग अपना बिजनेस चलाते रहे। ठीक है, फिर आगे 1692 में एक इन कोठी अपनी स्थापित की। 1692 या 90 से 92 के बीच में की थी, तो दोनों वर्ष लिख लेना। 16 से 90 से 92 में, 1690 से 92 के बीच में चंद्रनगर में फैक्ट्री खोली। चंद्रनगर कहाँ पर स्थित है बताइए? चंद्रनगर में फैक्ट्री खोली। चंद्रनगर में फैक्ट्री खोली। ठीक है, और ये किसकी हेल्प से? शाइस्ता खां। मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था, मिडेवल हिस्ट्री में, शाइस्ता खान कौन था? शाइस्ता खां बताओ कौन है? अभी नाम सुना? क्या बोलेंगे? ओपनड फैक्ट्री इन चंद्रनगर। चंद्रनगर था आपका वेस्ट बंगाल में। बहुत बढ़िया, आप सब लोगों ने ठीक आंसर किया है, वेस्ट बंगाल में। रिंकू सिमर एकदम सही आंसर है। तो चंद्रनगर वेस्ट बंगाल में इन्होंने क्या, एक फैक्ट्री अपनी ओपन की। और यहाँ पर जो ये शाइस्ता खां था, आप सबको पता होना चाहिए, दक्षिण में जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने आक्रमण कर दिया था शाइस्ता खां पर, तो शाइस्ता खां अपनी जान बचा करके भागा था, जिससे औरंगजेब नाराज हो गया। तो औरंगजेब, मैंने वहां पर आपको बताया था, उसने, औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण से हटा करके कहाँ की सूबेदारी देती थी? तो बंगाल की सूबेदारी देती थी।
तो इस समय बंगाल में सूबेदार था आपका शाइस्ता खां। तो शाइस्ता खां के पास में ये गए कि भाई हमको जो है चंद्रनगर में परमिशन चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, जैसे बाकी सब लोग टैक्स देते हैं ऐसे तुम भी देना, तुम भी अपना व्यापार स्थापित करो। तो चंद्रनगर में ये लोग पहुंच गए, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये इनकी यहाँ पर फैक्ट्री खोली थी। अब यहाँ पर देखना, अब अंग्रेज थे चंद्रनगर में या नहीं, मैंने अंग्रेजों को आप लोगों को बताया कि भैया 1651 में अंग्रेज भी पहुंच गए थे आपका हुबली में। और वहाँ का जो कासिम बाजार था, पटना था, वहाँ पर अंग्रेजों का बहुत अच्छा कंट्रोल हुआ करता था। अब अंग्रेजों को लग रहा था कि यार हमको तो ये यहाँ पर एक नई आफत और देखने को मिल रही है फ्रांसीसी नाम से, तो हमारे तो ये ओपोनेंट हैं। दरअसल में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के शुरुआती संबंध अच्छे थे। ठीक है, वो दोनों आपस में कंपनियां ऐसी थी कि आपस में झगड़ा नहीं करना चाहती थी। लेकिन अंग्रेज तो तुम्हें पता बड़े नालायक हैं, और इतने नालायक थे कि उन्होंने देखा कि यार ये फ्रांसीसी भविष्य में हमारे लिए गड़बड़ कर सकते हैं। तो उन्होंने डचों को आगे कर दिया, और डचों को इस बात के लिए उकसाया कि ये तुम्हारे व्यापार को, क्योंकि डचों का भी व्यापार था चंद्रनगर में, तो उन्होंने डचों को पुश किया कि भाई तुम जाकर के डच, तुम इनसे झगड़ा करो। तो डचों को कौन आपका बताएं, अगर मैं कहूँ पुश कौन कर रहा था, पीछे कौन था, तो अंग्रेज ही थे। तो उन्होंने उनको आपस में लड़ा दिया अंग्रेजों ने। फूट डालो राज करो की नीति इनकी पहले से ही थी। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, 1693 में 1693 में 1693 में अगले ही वर्ष जैसे ही इनकी फैक्ट्री बनी चंद्रनगर में, तो यहाँ पर एक काम हो गया, डच वर्सेस फ्रांसीसी। लेकिन दरअसल में इसके पीछे कौन था, डचों के पीछे कौन था, लिख लेना चाहे तुम इस बात को भी, ये अंग्रेज समर्थित थे। डचों को कौन समर्थन दे रहा था, अंग्रेज समर्थन दे रहा था यहाँ पर। तो इन्होंने, डचों ने क्या किया, इसमें जो पांडिचेरी था, इन्होंने कहा अच्छा तुम इधर आ रहे हो ना वेस्ट बंगाल में, तो तुम्हारे पांडिचेरी की तरफ हम जाएंगे। तो इन्होंने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया। पांडिचेरी किसका था, आपको कुछ जगह तो एकदम से स्पष्ट पता होनी चाहिए। जैसे मैं कहूं कि पांडिचेरी भारत के आजाद होने के बाद तक फ्रांसीसियों के नियंत्रण में रहा, और भारत सरकार को एक ऑपरेशन करना पड़ा। 1954 में पुडुचेरी जो है या पांडिचेरी जो है आपका, वो भारत में शामिल हुआ है। तो यहाँ पर भारत सरकार को ऑपरेशन करना पड़ा था। कितने साथी बता सकते हैं भारत सरकार ने किस ऑपरेशन से आपका पांडिचेरी को भारतवर्ष में मिलाया था, 1954। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, ऑपरेशन पोलो तो यार हैदराबाद के लिए है, कुछ भी लिख देते हो। ऑपरेशन पोलो तो हैदराबाद के लिए है, वो 1948 का है। 1954 में कहाँ पर ऑपरेशन पोलो करा रहे हैं आप। ऑपरेशन विजय एकदम सही आंसर है, मराठी भाई एकदम सही है। तो पांडिचेरी पर इन्होंने कब्जा कर लिया, और पांडिचेरी पर जो इनका कब्जा हुआ, तो इसके बाद में फिर धीरे धीरे डचों को भी ये समझ में आया कि भाई ये फ्रांसीसी हमारे लिए खतरे का काम नहीं है। इन फ्रांसीसियों का वो जो जो आपका राइवलरी है वो अंग्रेजों के साथ में है, तो अंग्रेज हमको उकसा रहे हैं। तो डचों को जब धीरे धीरे ये समझ में आया, तो डचों ने एक समय के बाद यानी 1697 में अपने इस पांडिचेरी को जो इन्होंने कब्जा रखा था, आपसी समझौते के चलते हुए इसको फ्रांसीसियों को वापस किया। तो यहाँ पर एक ट्रीटी साइन हुई थी, वो बोलते रिजविक ट्रीटी, उसको लिख लेना। तो 1693 में डच वर्सेज फ्रांसीसी, जिसमें पांडिचेरी पर कब्जा किसका हो गया, डचों का। डचेस कैप्चर्ड द पांडिचेरी इन 1693। लेकिन छोटी सी बात क्या लिखनेंगे, रिजविक की संधि से, रिजविक की संधि से, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको। रिजविक की संधि से, रिजविक की संधि से पांडिचेरी को वापस किया, पांडिचेरी को वापस कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे इनको क्या आ गया, समझ आ गया, ये सारी नाश की जड़ अंग्रेज हैं। वापस कर दिया, रिटर्न पांडिचेरी बाई रिजविक्स ट्रीटी, रिजविक्स ट्रीटी। इस ट्रीटी के द्वारा उन्होंने इसको वापस कर दिया 1693 में। ठीक है, और फिर आगे इनका अंग्रेजों से संघर्ष चला। तो 1721 मॉरिशस, मॉरिशस जानते हैं किधर पड़ता है, थम्स अप करके बताओ। वर्ल्ड मैप को देखा करो, जब मैंने बताया इंडोनेशिया उसके आसपास के सारे देश देखिए। मॉरिशस अफ्रीका का देश है, मॉरिशस हो गया आपका।
एक आपका 1725, इस समय पर इन्होंने यनम पे भी कब्जा किया था। माहे पर, माहे पर कब्जा किया फ्रांसीसियों, माहे पर कब्जा किया, मॉरिशस पर कब्जा किया। कैप्चर्ड मॉरिशस इन 1721, कैप्चर्ड माहे इन 1725, और 1739 में कराईकल पर कब्जा, कराईकल पर कब्जा। क्या लिखेंगे? कैप्चर्ड, कैप्चर्ड मॉरिशस, मॉरिशस इन 1721, कैप्चर्ड माहे इन 1725 and captured Karaikal, Karaikal, captured Karaikal in 1739, 1739। तो ये इनके अपने कब्जे को आगे बढ़ाने की कहानी है फ्रांसीसियों की। अब देखेंगे सर 1697 में हुई थी रेजविक की संधि। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। 1697 में, बहुत बढ़िया, बहुत वर्ष अच्छा इन्होंने लिखा है, लिख लेना इस बात को यहाँ पर। रेजविक की संधि, कमाल आंसर है। नाम दिखाओ। इसको हम लिखना भूल गए इसका ईयर, लेकिन एक हमारे साथी ने लिखा है, या मैंने बोला था अभी? बोला नहीं था, इन्होंने लिखा है। बहुत बढ़िया, नेहा गुप्ता जी, बहुत सही आंसर आपने लिखा है। एक अच्छे छात्र का परिचय आपने दिया है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत खूब। तो 1739 में क्या हो गया उनका, क्या बोलेंगे यहां तक, आपका कराईकल पर कब्जा हो गया। अब देखो यहां पर एक छोटी सी बात समझनी है हमको, कि जब इनका ये जो संघर्ष हुआ, ये जो तीन बाकी की तीन जगह दिख रही हैं आप लोग, बाकी की तीन जगह जो दिख रही हैं, तो इन बाकी की तीन जगह पर आपने ये देखा होगा कि ये तीनों के तीनों संघर्ष इनके जो हुए हैं ये अंग्रेजों से हुए हैं। यानी ये वो जगह थी जहां पर अंग्रेजों का नियंत्रण था। तो अब फ्रंट पर कौन कौन आ जाएंगे, एक दूसरे के सामने कौन कौन सी शक्ति आ जाएंगी। तो अब जो आगे वॉर होगा, जैसे एक ईयर है, मैं अगर आपको थोड़ा सा समझाना चाहूं तो आप समझ भी पाएंगे। एक ईयर है, इसको लिखना अपनी कॉपी पर, 1741। 1741 से पहले तक जो फ्रांसीसी कंपनी थी, जैसे ये यहाँ पर अपनी फैक्ट्री खोल रहे हैं, तो मतलब थोड़ी बहुत सैनिक कार्यवाही करते थे, लेकिन मुख्य उद्देश्य इनका 1741 से पहले जो फ्रांसीसी थे, इनका उद्देश्य था व्यापार का। फ्रांसीसियों का जो उद्देश्य है, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे यहाँ पर इनके, सिर्फ इनको लेना था अपना व्यापारिक लाभ। 1741 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, पहले 1741 से पहले क्या मतलब था, इनको सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट इनको होना चाहिए, बिजनेस से एडवांटेज इनको होना चाहिए, आपका जो भी इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हैं वो इनको पहुंचने चाहिए। लेकिन 1741 के बाद में इन लोगों ने क्या किया, 1741 के बाद में ये भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। राजनीति में हस्तक्षेप इन्होंने शुरू, यानी कि जो भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स थी उसमें इन लोगों ने क्या किया, इंटरफेरेंस किया। इंटरफेरेंस इन पॉलिटिक्स। और इसी की वजह से क्या हुआ, देखो कल का लेक्चर आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस घटना को समझेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, फ्रांसीसी उद्देश्य 1741 में, 1741 में। तो यहां पर कौन वो व्यक्ति है जो इसका कारण बना कि कंपनी के जो उद्देश्य थे वो एकदम से बदल गए। तो यहां पर एक व्यक्ति आया, डुप्ले, ये एक फ्रांसीसी गवर्नर बन के आया, और डुप्ले बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि अगर डुप्ले भारत में बना रहता, या डुप्ले को फ्रांसीसी कंपनी वापस ना बुलाती, तो जैसा शासन हमारे देश में अंग्रेजों का रहा, वैसा शासन यहां पर फ्रांसीसियों का रहता। डुप्ले को अगर व्यक्तिगत तौर से आप देखें तो मतलब एक सनक भरा व्यक्ति था, कूटनीतिक व्यक्ति भी था, शानो शौकत में रहने वाला व्यक्ति था, मतलब खुद को बहुत जबरदस्त तरीके से वो रखता था। उसका रहन सहन कहते हैं कि उस समय के भारत के जो स्थानीय राजा थे उनसे भी ज्यादा शानो शौकत का था। अब जो बाकी फ्रांसीसी अधिकारी थे वो उससे चिढ़ते थे। अब चूंकि यहाँ पर दूसरी बात भी देखनी है आपको, जो फ्रांसीसी कंपनी है वो एक सरकारी कंपनी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों वाली है वो एक प्राइवेट कंपनी थी। तो अब तुम्हें